बार राहुल नवरेकर को सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। रेकग्नाइज करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे आणि हा अधिकार बजावत असताना विधानसभा अध्यक्षांना जे संविधानिक तरतुदी आहेत या विषयातल्या आणि विधानसभेचे जे नियम आहेत या सर्वांचं पालन करूनच निर्णय घ्यावा लागेल। त्यामुळे चूंकि अजित पवार जी की तरफ से कोई लेटर मिला नहीं है, ऐसे में 9 लागू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या फैसला लेंगे? निवेदन दिलं सर, चूंकि अजित पवार आपल्याला आताच सांगितल्याप्रमाणे सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्री जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या 9 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका जी सादर केली आहे ती मला प्राप्त झालेली आहे। त्या याचिकेला वाचल्यानंतर त्यातून म्हटलेलं म्हणणं हे तपासल्यानंतर मी योग्य निर्णय सर, हिंदी में यही जानना चाहूंगा कि क्योंकि अजित पवार की तरफ से आपको जो है कोई पत्र नहीं मिला है, ऐसे में आप क्या फैसला लेंगे? अजित पवारांवर पण कारवाई केली। हे बघा, मी आपल्याला सांगितलं माझ्याकडे 9 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका जयंत पाटील विधानसभा सदस्य यांनी सादर केलेली आहे। त्याचा मी अभ्यास करीन आणि तो अभ्यास केल्यानंतर मी उचित निर्णय। राहुल जी, मैं हिंदी में खाली पूछना चाह रहा हूँ, यही बात हिंदी में पूछना चाहता हूँ। किन बातों का आप अभ्यास करेंगे, कौन से बिंदु जो है वो प्रायोरिटी पे होंगे? अभी याचिका बिना पढ़े हुए मैं आपको क्या बताऊं? याचिका तो मुझे पढ़ने की जरूरत है ना। जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नवरेकर बता रहे थे कि उनके पास जयंत पाटिल की ओर से एक शिकायत आई है, याचिका आई है। अभी इस याचिका का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद कानून के तहत जो भी कदम उठाना है वो आगे उठाएंगे। देवेंद्र, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो याचिका दी गई है और उसमें जो अयोग्य ठहराने के लिए उसमें कहा गया है एनसीपी के ओर से, ऐसे में आगे क्या कदम उठा सकती है जो सत्ता पक्ष है? सबसे पहले तो ये होगा कि जिसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन होगा यही कि इस याचिका को बहुत लंबे समय तक लटकाया जाएगा। लटकाने के पीछे उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके आधार पे आप आसानी से लटका सकते हैं। जैसे एक एक करके उन विधायकों को बुलाना, उनकी बात सुनना, फिर उनके जवाब के लिए समय देना, फिर दूसरे पक्ष को बुलाना। तो ये मामला बहुत हद तक स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है और वहाँ पे समझा जा सकता है कि ये मामला आगे कितना लटकेगा। दूसरी चीज़ की तकनीकी तौर पर भी देखें तो अगर किसी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वो इस बात की सहमति देते हैं तो निश्चित तौर पे फिर उसमें आप कैसे ये कहेंगे कि हाँ ये पार्टी का फैसला नहीं था। पार्टी ने जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, जिन 2 कार्यकारी अध्यक्ष को, उनमें से एक कार्यकारी अध्यक्ष किसी और सरकार को समर्थन देते हैं, न सिर्फ समर्थन देते हैं बल्कि उसमें शामिल होते हैं, तो उसके बाद समझा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर भी ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि जयंत पाटिल दावा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत आगे अभी लंबा खींचने वाला है और बहुत कुछ नाटकीय घटनाक्रम इस केस में हो जाए इसकी संभावना नजर नहीं आती। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है देवेंद्र की। देखिए कि जब पार्टी में टूट पड़ी तो उसमें जो कि कार्यकारी अध्यक्ष खुद प्रफुल्ल पटेल हैं, जो बहुत करीबी है शरद पवार के, उन्होंने भी अपना जो पाला बदला है। ऐसे में आप देखना होगा टेक्निकली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कितना फायदा मिलता है अजीत पवार को। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में टूट पर आज 4 बड़ी सियासी बैठकें हो रही हैं, रैली भी हो रही हैं। एनसीपी गुट के मंत्रियों की बैठक चल रही है। कल महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए मंत्री इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में उद्धव गुट के सीनियर लीडर्स भी एक बैठक करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सातारा में शरद पवार की रैली शुरू होने वाली है। तो देर शाम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो ये पूरी हलचल पैदा हुई है देवेंद्र, वो क्या जैसे महाविकास आघाड़ी के लिए तो झटका है, लेकिन जो साथ में विपक्ष जो साथ में आ रहा था, जो तस्वीर देखने को मिली थी पटना में, उस पर भी पूरी तरह से डेंट लगा के निकल गई। बिल्कुल, उसकी पूरी हवा निकल गई है। और जो ये कोशिश की जा रही थी कि ये दिखाया जाए कि बीजेपी एकदम से अलग थलग है, ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा ब्रैकेट पैन इंडिया उनके साथ है, उसकी एक हवा निकल गई। अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में एनसीपी जैसे दल में इतनी बड़ी टूट हुई है, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 नेता छोड़ के चले गए हों। जितने बड़े नाम को आप देखें तो एनसीपी में जो नाम हो सकते हैं उनमें से बमुश्किल प्रदेश के स्तर पे 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो कि शरद पवार के साथ बचे हुए हैं। बाकी ये सारे नाम एक झटके में न सिर्फ आपसे अलग हुए बल्कि दूसरी सरकार में शामिल हुए, और इसलिए शामिल हुए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा जता रहे हैं। तो यहाँ पर उस नैरेटिव की हवा ज़रूर निकली है जो कि अपोजिशन इतने दिनों की मशक्कत के बाद लगातार गढ़ रहा था। और आगे मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए की तरफ से और भी कोशिश होगी, जैसे टीडीपी, अकाली दल, इनकी बात कर लें, बिहार में चिराग पासवान के बारे में ऑलरेडी इतनी सारी बातें होती हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बातें होती हैं, यूपी में ओम प्रकाश राजभर के साथ बातें होती है। तो एक नैरेटिव के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा बुके तैयार करके ये दिखाने की कोशिश की जाएगी एनडीए के द्वारा भी कि सहयोगियों के मामले में भी हम ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं।
अब यहाँ पर कांग्रेस का रोल कैसा सामने आप देखते हैं? कांग्रेस ने जो कोशिश की थी और या नीतीश कुमार ने इसके लिए कोशिश की थी, उसमें तो पूरा बिखराव आ गया एक एक करके। चाहे पहले आम आदमी पार्टी की बात करें, अब एनसीपी में फाड़ आ गई है। उसी तरह से ममता के भी सुर अलग सुनाई दे रहे हैं। स्वागत राय कहते हैं कि हमें बंगाल में जरूरत ही नहीं है, हम अकेले काफी हैं। तो ये जो एक हम एकजुटता दिख रही थी, उसका क्या निकला, जो उसका नाम पीडीए रखा गया था? और राष्ट्रीय स्तर के अलावा कांग्रेस पार्टी की अमित सबसे पहले और बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि जो हाल महाराष्ट्र में आज एनसीपी के साथ हुआ है, महाराष्ट्र में ही कांग्रेस पार्टी के साथ ना हो। क्योंकि कल भी हमने ये बताया था कि कम से कम कांग्रेस पार्टी के 2 ऐसे नेता हैं जो कि लगातार बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, और ना सिर्फ संपर्क में हैं, बल्कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अभी उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन बीजेपी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया, उसी दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो समझा जा सकता है कि पहली बड़ी चिंता किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में होनी चाहिए। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शाम में जो बैठक बुलाई है, इस बाबत उनका ज्यादा फोकस रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो निश्चित तौर पर जो नैरेटिव कर्नाटक के चुनाव की जीत के बाद गढ़ने की कोशिश की गई है, और एक हद तक नैरेटिव गढ़ने में बहुत सफलता भी हासिल हुई। पटना में जितना बड़ा जमावड़ा हुआ, उसमें 2 लोगों का रोल आप कह सकते हैं कि बहुत अहम था, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की और नीतीश कुमार जो कि लगातार इस अभियान को चला रहे हैं। लेकिन उसको एक बड़ा झटका जरूर लगा है इस टूट के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।